हे गाइस, स्टार गॉड की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में सीजन 7 में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा कैसे पैप अपने मास्टर को अवेंज करने के लिए स्लेयर यामा के पास आया है उसके केज में, जब वो उसके दोस्त सब कैनिंग टूथ फेस्टिवल में पार्ट ले रहे हैं एक शर्त की वजह से, जब वो डाइंग डाइंग को फ्रीडम दिलवाना चाहता है। वो इसी बीच यहाँ पे फक के एल्डर के रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने आते हुए देखा था, जो की अपने कुछ दाव पेज और पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके अपने अल्टोरियल मोटिव्स है, और उन्हीं के कुछ आदमी यहाँ पर फाइट करना भी चालू कर चुके हैं। जब हमने देखा यामा के एक सीक्रेट के बारे में, जब उसके छोटे भाई पॉल को भी हमने अटैक करते देखा यानी कि एक्शन में, और उसने माइकल की हेल्प करने के चक्कर में कून को वापस से निपटा दिया, जो कि इतने लंबे टाइम के बाद ठीक हुआ था। वही बैम यामा के कुछ आदमियों को अपनी तरफ करने के लिए अब यहाँ पे फाइट कर रहा है इन लोगों से, ताकि वो उनको आगे चल के हेल्प ले सके इस कैनिंग टूथ फेस्टिवल के अंदर। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में आगे बने रहें। और अगर आप सीधे देखने आ गए 13 एपिसोड को, तो उससे पहले आपको देखना होगा फर्स्ट 12 एपिसोड जो कि सीजन 7 के पहले से अपलोडेड है इस चैनल पे, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट के अंदर। तो वीडियो को आगे देखते रहें। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कैसे ये जो कैनिंग पीपल है ये अब एक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है और साथ ही अटैक कर देता है जॉर्डन और बैम के ऊपर, कहते हुए कि तुम लोगों ने हमें यहाँ से लात मार के निकाल दिया था और हमें इसकी वजह से नरक में रहना पड़ा इतने लंबे समय तक। जब अभी जॉर्डन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, जहाँ उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, बैम यहाँ पे इस बंदे का सामना कर रहा था अपनी पावर्स का यूज करके। जहाँ जॉर्डन को भी काफी डिफिकल्टी होती फोकस का और कंसंट्रेट करने में, ताकि वो अपनी पावर को बिल्डअप कर सके इसको पकड़ने के लिए। और इसलिए उसने यहाँ पे बैम से रिक्वेस्ट भी की थी कि कैसे वो उसके अटेंशन को थोड़ी देर के लिए भटका के रखे, ताकि इसे एक ओपनिंग मिल सके। क्योंकि इसका प्लान था कि किसी तरीके से इस बंदे को अलाइव पकड़ा जा सके और पता करा जा सके कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन दिक्कत ये थी कि स्किल को यूज करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, जहाँ पे उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब जॉर्डन ने ऑफर देता बैम को कि अगर वो स्पेयर को प्रिपेयर कर लेता है, तो इस केस में बैम को तब तक यानी कम से कम 10 सेकंड के लिए फिशरमैन की तरह काम करना होगा और उसे प्रोटेक्ट करना होगा इसके अटैक से। बैम भी करने के लिए रेडी हो जाता है। वही हम देखते हैं स्लेयर कैंडिडेट को फाइट करते हुए, यानी कि अपने बैम को। जब बैम काफी कॉन्सेंट्रेट करता है और क्रिएट करता है काफी सारे शिनशो सर्कल्स को, तो वन शॉट के अंदर इस चीज को, इस फाइट को रोकना चाहता था। जहाँ हम देखते हैं बैम के अपोनेंट को भी समझ में आ गया था कि जो पावर लेवल ऑफ बैम यूज करने वाला है वो सही में डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये बंदा भला कर भी क्या सकता है। वही बैम को हम देखते हैं उसकी वाटर ड्रैगन हैवी स्टॉर्म को यूज करते हुए। इस कैनिंग पीपल को समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये अटैक कब रुकने वाला है, क्योंकि इसको ब्लॉक करना इतने लंबे टाइम तक उसके लिए भी डिफिकल्ट होते जा रहा था। जहाँ ये बंदा तो सोचने पड़ गया था कि जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग स्लेयर कैंडिडेट एक सी रैंक रेगुलर है, लेकिन एक सी रैंक रेगुलर ये सब कैसे कर सकता है, जहाँ पे वो अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था बैम की पावर को। इन दूसरी तरफ जो अपना चैट बैम है वो सोच रहा था कि मैं इसे बिना थ्रोन की पावर को यूज के भी मार सकता हूँ, लेकिन हमें इस केस में से जिंदा कैप्चर करना है। दूसरा जॉर्डन को भी हम देखते हैं जो कहता है क्या तुम रेडी हो किसी और भी चीज स्ट्रॉन्ग चीज को देखने के लिए। जहाँ पे कहता है वो स्लेयर कैंडिडेट तुमने तो अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी। जहाँ पे हम देखते हैं उसके फर्स को, यानी कि जो उसके बाल थे उनको बढ़ते हुए और एक अलग ही तरह की शेप को लेते हुए। हम विटनेस करते हैं सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी कि डॉग बाइट को। जहाँ ये अटैक जैसे इस कैन पीपल के ऊपर करता है, यानी कि अपनी बाइंडिंग स्किल लिटिल फॉरेस्ट का यूज करता है। हम एक ट्री शेप अटैक को यहाँ पर फॉर्म होते हुए देखते हैं, जो कि इस बंदे को सीधे कैप्चर कर लेता है। इस अटैक का लेवल इतना बड़ा था और इसका इम्पैक्ट की आसपास की जितनी बिल्डिंग्स थी वो भी पूरी की पूरी घास के अंदर डूब जाती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि एकदम से एक इंस्टेंट के अंदर किसी ने जंगल उगा दिया हो। वो इसके बीच में फंसा होता है ये बंदा, जो कैनिंग अपोनेंट अब हिल भी नहीं पा रहा था, जिसको हम देखते हुए काफी डिस्ट्रेस में ये फील कर रहा था कि बोला ऐसे कैसे हो सकता है एक इंस्टेंट के अंदर। वहीं पे अब बैम और जॉर्डन इसके सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जॉर्डन को सवाल पूछते हुए इससे कि क्या तुम जो पहले कह रहे थे वो सच बात है, यानी कि जो कैनिंग पीपल है वो केस से नहीं है। जब ये बंदा बताता है कि कैसे ये बात बिल्कुल सही है और ये उन लोगों के वंशज है, यानी कि उन कैनिंग पीपल के जिनको कि यामा ने केस से निकाल दिया था बहुत समय पहले। लेकिन जॉर्डन ये बात को सुन के इसे मानने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था उसके अकॉर्डिंग जब लॉर्ड यामा ने इस पूरे केज को उस महान बीस्ट से आजादी दिलवाई थी, उस युद्ध के अंदर जितने भी रैंकर्स थे इंक्लूडिंग लॉर्ड यामा के अपने भाई वो भी उस बैटल के अंदर मारे गए थे। और इसीलिए उस समय से सिर्फ एक लॉर्ड यामा इकलौते पर्सन है, यानी कैनिंग पीपल जो कि जीवित है आज के समय में। लेकिन यहाँ पे कैनिंग पीपल इस बात से साफ मना कर देता है
और यहाँ पे खुलासा करता है कि ये बात सरासर एक झूठ है। और ये बस इतना ही नहीं बताता बल्कि आगे ये चीज भी बता देता है कि कैसे यामा एक विशियस ब्रूट पर्सन है जिसने अपने बड़े भाई को इतने समय से लॉक करके रखा हुआ है और अपने छोटे भाई को यहाँ से भगा दिया था ताकि वो पावर को या ऐसा कई इस केज की गद्दी को कब्जा सके। और यामा इतने भी नहीं रुका था इस पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने हर एक उस कैनिंग पीपल को ढूंढ के मारने की कोशिश की जिसको उसने एक समय पर केस से बाहर निकाल दिया था। और यही वो रीजन है कि जितने लोग जो वहां से भागे हुए थे वो सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग आइडेंटिटी के साथ छुप के रहते थे ताकि कोई भी उनके बारे में उनकी सच्चाई को ना जान पाए, क्योंकि उन पे हमेशा खतरा मंडराते रहता था यामा की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना लंबे समय बीत चुका है उस इंसिडेंट को हुए कि जो भी उस समय की कैन पीपल थे वो आज के समय अलाइव ही नहीं है, लेकिन जो उनके वंशज हैं उनके दिलों में ये हेट्रेड, ये नफरत आज के समय भी प्रेजेंट है, या ऐसा कहीं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बंदा ये भी बताता है कैसे इसके जो दूसरे कैनिन ब्रदर्स हैं उन्होंने ही बचपन से सिर्फ इसलिए ट्रेन किया अपने आप को ताकि वो बदला न सके यामा और इन लोगों से, और इसलिए टावर में क्लाइंब करते हैं और जब रैंकर बन जाते हैं तो अपनी क्लैन में वापस आ जाते हैं। ऐसे तो इनमें इनकी क्लैन में काफी कम ही लोग बचे हैं, लेकिन जो भी है वो पावरफुल है और इसीलिए ये लोग एल्डर हाई प्रीस्ट के साथ यहाँ पर आए थे देखने के लिए, क्योंकि जो फक के हाई प्रीस्ट है उन्होंने कहा था कि उनको बदले का एक चांस देने वाले हैं। लेकिन इस पर्सन की डिटर्मिनेशन यही खत्म नहीं हुई थी। हम ये भी देखते हैं कि कैसे बंदा बताता है कि जस्ट इन केस हमारा मिशन फेल हो जाए तो इसने अपने खुद के सर के अंदर एक शिंशु बम को प्लांट कर रखा है ताकि ये लोग उस क्लैन की लोकेशन को कभी पता ना लगा पाए किसी टॉर्चर या इंटरोगेशन के थ्रू। जहाँ इस पर्सन को रोते हुए ही बोलते हुए सुनते हैं कि कैसे अगर वो मारा भी जाएगा तो भी जो उनका क्लैन है एक दिन वो यहाँ पर वापस लौटेगा बदला लेने के लिए। उसके आखिरी शब्द साबित होते हैं क्योंकि इसी के साथ ही अपने आप को मार लेता है। जॉर्डन इन चीज को देखकर काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो अभी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन को इस बंदे से नहीं निकलवा पाया था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केज के सेकंड इन कमांड को, जहाँ पे एक सैनिक लॉर्ड गार्डो के पास आया था एक इन्फॉर्मेशन लेके, जहाँ पे बंदा बताता है गार्डो को कि कैसे केज के अंदर कुछ गड़बड़ हुआ है जो कि उसने जॉर्डन से सुना है अभी अभी। और जो इन्फॉर्मेशन इसे मिली है जॉर्डन से उसके अकॉर्डिंग जो अटेंडेंट साथ में आए थे हाई प्रीस्ट के, उसने एडमिट किया है कि वो भी एक कैनिन पर्सन है। जहाँ गार्डो भी बात सुन के थोड़ा सरप्राइज सा होता है कि वो कैनिन पर्सन है। चाहे बंदा आगे एक्सप्लेन करता है यानी कि सैनिक कि कैसे उस बंदे से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सारे वंशज हैं उन कैनिन पीपल के जिनको बैनिश कर दिया गया था केस से काफी लंबे समय पहले, और ये लोग छुप छुपा के यहाँ पर आए हैं ताकि अपना बदला ले सकें। तो हम इस केस में अब क्या करना चाहिए? जहाँ गार्डो इस बात सुन कहता है कि कुछ भी नहीं, और गार्डो साथ में ये भी पूछता है कंफर्म करने के लिए क्या लॉर्ड यामा अभी भी सो रहे हैं। जहाँ हम देखते हैं कि ये बंदा तो खराटे मार के सोने में बिजी था। वहीं गार्डो को भी एश्योरेंस मिल जाती है कि कैसे जो लॉर्ड यामा है वो कल सुबह तक तो नहीं उठने वाले बिल्कुल भी। वही अभी सोल्जर की चिंता और बढ़ गई थी क्योंकि वो यामा को जगा नहीं सकते उसके टाइम से पहले, क्योंकि जब एक बार ऐसा हुआ था तो उसने गुस्से में पूरी की पूरी बिल्डिंग को एक डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर इस बार भी उसकी नींद खराब की जाती है तो कौन जाने कि बोला यामा क्या करेगा। लेकिन गार्डो कहता है कि उन्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके चेक करूंगा इन चीजों को। जहाँ सोल्जर को कहना था कि लेकिन हमें यामा को ये चीज बतानी चाहिए, लेकिन गार्डो कहता है कि नहीं, लॉर्ड यामा रात को चैन की नींद ले पाते हैं क्योंकि इसका सिर्फ एकमात्र रीजन ये है, मैं गार्डो उनके लिए पूरी केज का ध्यान रखता हूँ और इसलिए तुम्हें भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजों को देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कौन को जो कि क्रिटिकली हिट हुआ था पॉल के थ्रू। उसके आसपास एक मिस्टीरियस सी स्वीट फिश को हम घूमते हुए देखते हैं सर्कल में, जो कि फायर को इमिट करी थी, बिल्कुल ठीक वैसी जैसे वो नियोन के पास थी। वही पीछे से हम रैक को भी भागते आते देखते हैं जो कि ब्लू टर्टल कहते हुए चिल्लाते हुए आ रहा था। जब रैक का मानना था कि डैम इट इतना लंबा समय हो गया, मुझे सिर्फ रूफ से या नीचे आने तक में मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है इस केस के बारे में, लेकिन मैं सपोज करता हूँ कि मैं ज्यादा लेट ना हो गया हूँ। आखिरकार मैं उनका लीडर जो ठहरा। लेकिन रैक अगले पल अपने सामने कुछ सही में काफी भयावह चीज देखता है। जहाँ हम देखते उस इंटर्न को कोने में बैठे हुए, साथ ही में लॉर्ड कांजन की बेटी यानी कि गॉन होंग को भी यहाँ पे अनकॉन्शियस देखते हैं। और अब रैक का ध्यान यहाँ पे ब्लू टर्टल पे भी जाता है, जिसे देखकर तो उसे काफी गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे वो सोचता है कि आगे इसके साथ क्या हुआ होगा और ये करने की हिम्मत किसकी हुई। लेकिन तभी वहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये ऐसा कहीं वहाँ से बहुत सारी फ्लेम्स निकलने लगती हैं,
जहाँ रैक को समझ में नहीं आता कि अब ये फ्लेम्स भला अचानक से कहाँ से आ गई। जहाँ रैक के साथ हमें भी पता लगता है कि आखिर फ्लेम्स कहाँ से आ रही थी और हम देखते हैं कून को वापस से उठते हुए, लेकिन वो काफी मिस्टीरियसली चेंज हो गया था। उसके आसपास की फ्लेम्स उसे एक अलग ही लेवल पे लेके जा रही थी। जहाँ रैक को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ब्लू टर्टल के साथ क्या हो रहा है। और अगर रैक की माने तो ब्लू टर्टल एकदम से वापस से जीवित हो गया। जहाँ कून ने सही में अपनी आंखें तो खोल ली थी, लेकिन रैक उसको ऐसे ठीक देखकर भागते उसके पास जाता है। जहाँ पे कून भी रैक को अपने सामने देखकर सोचने पड़ जाता है। वही रैक काफी कंफ्यूज था तो यहाँ पे पूछ लेता है कून से, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तुम तो अभी जस्ट मरे हुए थे। जहाँ कून का भी ध्यान अपने उस वोन पे जाता है, जहाँ पे वो भी सोचने पड़ जाता है कि अभी तो थोड़ी देर पहले पॉल ने उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक किया था, लेकिन अगर वो अपनी बॉडी को नोटिस करे तो उस पर भी किसी में एक स्क्रैच तक नहीं है। लेकिन वो कैसे वापस से जीवित हो सकता है? आखिर हुआ क्या? और वहीं वो सामने में उस स्वीट फिश को भी देखता है, जो कि पहले कून को लग रहा था कि उसे अपने इमेजिन कर रहा है अपने मन के अंदर। जहाँ वो इससे पूछता है कि क्या तुमने मुझे बचाया, लेकिन तभी कून को ये भी याद आता है कि आखिर यहाँ पे कर क्या रहा था, यानी कि माइकल और जो बाकी की रेस्ट टीम है वो गई कहाँ। क्योंकि कून यहाँ पे फैंग लेने के लिए आया था, लेकिन माइकल ने एंड पर से धोखा दे दिया और इसलिए कून डिसाइड करता है कि उन्हें उस बास्टर्ड को पकड़ना होगा। जहाँ पर रैक ये बात सुन के तो कहता है कि अब लगता है तुम जल्दी नॉर्मल हो गए जितना मैंने सोचा था। लेकिन रैक को नहीं पता कि वो लोग कहाँ भाग के गए, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तब कोई भी यहाँ पर नहीं था। जब ये कून का एक काम था पता लगाना, वहीं पे हम बाकी लोगों की तरफ देख के पूछता है, क्या तुम में से कोई जीवित है अभी? जहाँ उस इंटर्न को देखते हैं जो कि डर के कोने में बैठी हुई थी। वही कून का ध्यान भी इस पे चला गया था और वो सोच रहा था कि लगता है वो लोग कम्प्लीटली डिसअपेयर तो नहीं हुए हैं बिना कोई क्लू छोड़े, जो कि एक अच्छी चीज थी कून के लिए, क्योंकि अब उसका काम इसकी वजह से आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं लॉर्ड पॉल को, जो कि माइकल की वॉरशिप के साथ जा रहा था और इन्हें कह रहा था कि हम क्रेजी चीजों के बारे में बात करते हैं। तुम्हारी टाइमिंग देखो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इसी टाइम के आसपास यामा के पीछे जाओगे। जब हम पॉकेट में हम इन दोनों को बात करते देखते हैं, जहाँ पर्सन पूछता है कि भला आज ही आप इस केज के अंदर क्यों आए छुप के। जहाँ पे लॉर्ड पॉल को बताना था कि कैसे वो लकी हुआ था कुछ साल पहले जब उसके हाथों में कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, जहाँ पर वो केज को इंटरफेयर कर सकता है और उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करने का ये मौका वो सदियों से इंतजार कर रहा था। और कुछ दिन पहले इसके सामने कोई बंदा आया था जिसने इसे कहा था कि वो केज के अंदर जाके किसी तरीके से अपने भाई को जगा सकता है, क्योंकि यही वो एकमात्र मौका है जो उसे मिलेगा। जैसे स्ट्रेंज पर्सन के बारे में सुन के ये बंदे भी समझ जाते हैं कि आखिर वो किसकी बात कर रहा होगा, क्योंकि उसे भी ऑर्डर देने वाला वही पर्सन था। और अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं वो किसी तरह की किस्मत या कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पे सारी चीजें पहले से सेट की गई हैं। और वो पर्सन वो टावर के रास्तों को जानता है, यहाँ चीजें कैसे चलती हैं, वो अपनी खुद की डेस्टिनी को भी बना सकता है। और यहाँ पे हाई प्रीस्ट बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि एल्डर्स में से एक है। जहाँ पे लॉर्ड पॉल भी अब सही में काफी फोकस के ऐसी बात सुन रहे थे, क्योंकि एल्डर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जो फक के ये एल्डर है इन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि यामा को रिप्लेस करने का समय आ गया है। वही इसी समय इनके सामने हम किसी को पैर होते देखते हैं, जहाँ पे लॉर्ड पॉल कहते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं इनसे निपट लूंगा, ये शायद यामा के कुछ आदमी हैं। वही हम देखते लॉर्ड गार्डो को, जो कि बात करते कैसे जॉर्डन ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग जो हाई प्रीस्ट के साथ लोग आए हैं वो अपने आप को कैरिंग पर्सन बता रहे हैं, जहाँ पे दूसरे पर्सन को विश्वास नहीं होता कि वो सच कह रहा है या नहीं। और लॉर्ड गार्डो को भी कंफर्म नहीं पता कि आखिर इस बात में कितना दम है। लेकिन गार्डो को यहाँ पे एक ही चीज माननी थी कि अगर यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं और उसकी सच्चाई के बारे में पता लगाना है तो उन्हें हाई प्रीस्ट से जाकर मिलना होगा कि आखिर वो सोच क्या रहा है, और वही सारी सच्चाई के बारे में इन्हें बता सकता है। और तभी हम पीछे से एक आवाज सुनते हैं जहाँ कोई पूछा था कि बोला रात के इस समय तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो गार्डो। यहीं पे गार्डो की जो सबऑर्डिनेट है थी जिससे ये लोग बात करे थे डिस्कस करे थी कि इस ऑफिशियल वॉरशिप को यहाँ पर देखकर काफी कंफ्यूज जाती है, और साथ ही आवाज जो उस वॉरशिप से आई थी। और हम देखते गार्डो के सामने कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड कांजन आए थे, यानी कि केज के नंबर 3। तो कांजन सीधे ही कहता है कि तुम इस तरफ यहाँ पे इस समय कहाँ जाने की सोच रहे हो जब लॉर्ड यामा सो रहे हैं।
कहीं तुम अपने बेटे से मिलने तो नहीं जा रहे। और लॉर्ड कांजन तो यहाँ तक कहते हैं गार्डो से, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम यामा को अपनी पीठ दिखा के यहाँ से भाग जाओगे और उनके दुश्मनों से हाथ मिला लोगे। कांजन के क्वेश्चन रिपीट करने के बाद अब लॉर्ड गार्डो से बताते हैं कि कैसे जॉर्डन की तरफ से उन्हें एक मैसेज रिसीव हुआ जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे हाई प्रीस्ट जो कि एल्डर के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ जो लोग आए थे वो भी कैनिन पर्सन है ठीक इन्हीं की तरह। और जो गार्डो है वो वहीं पे जा रहा है यानी कि हाई प्रीस्ट से मिलने के लिए, इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए। जहाँ कैनजोन तो बात सुन के सही में सरप्राइज हो जाता है। वहीं गार्डो अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने के लिए यहाँ से चुपके नहीं जा रहा, इसीलिए साइड हटो। वहीं अब कांजन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें जाने दूं, मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जहाँ कांजन कहता है कि इतने लंबे समय से मैं ही वो व्यक्ति था जिसके पास डैंग डैंग था। और यहाँ पे कैनजोन ये भी कन्फेस कर लेता है कि कैसे उसने ही डैंग डैंग को यहाँ पे छुपा के रखा था अपनी एक एरिया के अंदर, ताकि जो उसकी डॉटर है वो स्टार बन सके कैनिन टूथ फेस्टिवल की। जहाँ गार्डो ये बात सुने कहता है कि भला तुम इस तरह चीज कर भी कैसे सकते हो। लेकिन कांजोन अपनी बातों कंटिन्यू करते हुए कहता है लेकिन मैंने काफी स्ट्रेंज चीज का पता किया। मेरे आदमी ने जब ब्लड टेस्ट किया डैंग डैंग के ऊपर तो उन्हें कुछ ऐसी चीज मिली जो कि हमारे लोगों से सिमिलर तो है लेकिन सेम मोमेंट पे वो काफी डिफरेंट भी है। और यहाँ पे कैनजोन ये भी खुलासा करता है कि कैसे डैंग डैंग एक कैनिन पर्सन जरूर है लेकिन वो हमसे काफी ज्यादा अलग है। अलग यानी कि जो चीजें उसके ब्लड के अंदर से निकली हैं वो अपने आप में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ने जो बात बताई है उसके अकॉर्डिंग डैंग डैंग तुम्हारा बेटा नहीं है। जहाँ आज तक सभी को, यहाँ तक कि लॉर्ड यामा को यही लगता था कि गार्डो का बेटा ही है डैंग डैंग। और अब कैनजन सही में काफी सीरियस था क्योंकि सीक्रेट उसने पता लगा लिया था। जब गार्डो से सीधे पूछता है कि भला तुम क्या करने की सोच रहे हो। हम गार्डो को ये सारी बातें कैनजन के मुंह से सुनते हुए देखकर थोड़ा सा उदास देखते हैं। वही गार्डो की जो सबऑर्डिनेट थी उसके साथ वो इस बात को भी सुन लेती है लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा। जब वो कहती है अब क्या बात कर रहे हैं सर, आखिर डैंग डैंग लॉर्ड गार्डो का बेटा कैसे नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन इस पॉइंट पे रोलैंड यानी कि जो पर्सन थी उसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी बाहर के ऑफिसर से कि कैसे एक पावरफुल एनर्जी को जो कि किसी हाई रैंकर से आ रही थी उसको लोगों ने डिटेक्ट किया है। और ये जो हाई रैंकर है ये केज की तरफ बढ़ रहा है काफी तेजी से, जो कि कैनिन टूथ फेस्टिवल एरिना की तरफ से आ रही थी। और इसी सेम पॉइंट पे यहाँ पे लॉर्ड कांजन के आदमी तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि कैसे कैनिन टूथ फेस्टिवल एरिना के अंदर कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। जहाँ पे कांजन समझ जाता है कि पक्का किसी हाई रैंकर का काम है। वही जैसे सारी चीज चल रही थी हम देखते गार्डो को जो कि वो अपना बिहेवियर काफी चेंज कर लेता है एकदम से और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मुझे कॉर्नर कर दिया गया चारों तरफ से। और यहाँ पे वो मान भी लेता है कैनजन के सामने कि जो बात जहाँ पे कैनजन कह रहा था वो बिल्कुल सही थी, यानी कि डैंग डैंग गार्डो का बेटा नहीं है। जहाँ गार्डो की सबसे खास आदमी यानी रोलैंड को भी अपनी इस बात पे विश्वास नहीं होता। वहीं पे गार्डो कहता है कि जरूर तुम्हें काफी लंबा टाइम लग गया बात जानने में, लेकिन जब ये चीज हुई थी उसी समय से बात लिखित थी, यानी कि सभी को एक ना एक दिन तो ये सब पता लगना ही था। वहीं गार्डो ये भी अनाउंस कर देता है खुले तौर से कि कैसे इसी मूवमेंट से वो लॉर्ड यामा के लिए और काम नहीं करने वाला। वहीं कांजोन इस डिसीजन को सुन के हिल गया था क्योंकि जो लॉर्ड गार्डो है वो पूरे केज में सेकेंड नंबर पे आता है, यानी कि यामा का राइट हैंड मैन। और वो कह रहा है कि वो अपने काम को आज से छोड़ता है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा होगा। और यही सेम चीज कांजोन उससे पूछता भी है, क्या तुम अपनी पेट दिखा रहे हो लॉर्ड यामा को और यहाँ से भागने की सोच रहे हो। जब गार्डो कहता है दैट्स राइट, लेकिन कांजो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। वही हम देखते हैं जो गार्डो की जो सबऑर्डिनेट थी यानी कि रोनाल्ड, वो कुछ बोल पाती कि कैसे लॉर्ड गार्डो कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। हम देखते हैं गार्डो उसके एक हाथ से गला पकड़ के उसे ऊपर उठा देते हैं, जहाँ पे काफी कोल्ड लुक के साथ यहाँ पे गार्डो कहता है कि भला तुम अपनी एनिमी को सेंस कैसे नहीं कर पाई जो कि तुम्हारे जस्ट बगल में था। चाहे तुम एक डिवोटेड सर्वेंट क्यों ना हो, लेकिन तुम एक फेलियर हो एज अ कॉम्बैट डॉग। जब रोनाल्ड की आंखों में आंसू भी देखते हैं जो कि आज तक लॉर्ड गार्डो को ही अपना सब कुछ मानते आई थी, यानी कि अपने मास्टर को, और वही यार इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एनिमी बन चुके हैं यामा के। लेकिन तभी हम देखते हैं अटैक को आते हुए यहाँ पे, जिसकी वजह से गार्डो इसको छोड़ देता है। जब गार्डो कैनन से सीधे बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें पता है एक बार लॉर्ड यामा नींद में चली जाए तो सुबह से पहले नहीं उठने वाले, और जब तक उन्हें कोई सीरियस खतरा महसूस ना हो जाए अपनी नींद के अंदर तब तक वो खुद से नहीं उठते। और अगर कोई उन्हें उठाने की कोशिश करेगा, चाहे इस केस में वो कैंजो नहीं होने वाला है,
तो उन्हें लॉर्ड यामा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। और अगर गार्डो की माने तो इस पूरी केज में वही एकमात्र ऐसा इकलौता बंदा है जो कि केपेबल है यामा को उठाने के लिए। लेकिन जब तक यामा सोता रहेगा तब तक केज में पूरी रात में सारी चीजें हो जाएंगी। जब कांसन इस बात को सुनते ही गुस्सा हो जाता है, कहता है गार्डो यू बास्टर्ड। जब वो अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे एक ब्लास्ट को होते हुए, जहाँ गार्डो ने भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया था और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था ब्लैक फुट। वही कांसन ये सारी चीज विटनेस कर रहा था। हम देखते गार्डो को बोलते हुए कि कैसे काफी बुरा हुआ ये सब, क्योंकि अगर यहाँ पे कैंजॉन अपनी जेलिसी के अंदर अंधा ना हुआ होता, जो जलन उसे थी गार्डो से उसे ना हरा पाने की, तो कभी डैंग ने वो किडनैप नहीं करता और उसे सारी सच्चाई भी नहीं पता लगती। लेकिन अब जबकि यहाँ पे सारी चीजें बाहर आ ही चुकी हैं, तो यहाँ पे कैंजॉन को भी वो चीज मिल चुकी है जो हमेशा चाहता था, यानी कि वो केज का नंबर 2 बन चुका है टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि गार्डो ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है। जब सेकंड इन कमांड बनने के लिए यहाँ पे गार्डो कैंजॉन को कांग्रेट्स भी करता है, लेकिन कैंजॉन को इस बात की खुशी नहीं थी, उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके मालिक को इस बंदे ने धोखा जो दिया है। वही हम देखते केज के दूसरे हिस्से में टीम शिबुशो को, जो कि अपने पॉकेट बॉल पे चैंग को सुनते हैं, जहाँ पे इनके साथ ही इन लोगों को पता लग जाता है कि कैसे लॉर्ड पॉल जो है वो केज के अंदर आ गए हैं और बाकी के लोग भी केज में आने वाले होंगे जल्दी, और आने वाले टाइम में अपने प्लान को वैसे अंजाम देने वाले हैं जैसा कि लोगों ने सोचा था। और वहीं अब ब्लेड्स और चैंग यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे उनको कहना था कि इनके साथ यहाँ पे आने वाले हैं तो इन्हें भी यहाँ से चलना चाहिए। जब शिबुशो ने रोकने की कोशिश करता है 1 मिनट के लिए, लेकिन चैंग कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दी थी, ये जगह जल्दी एक वॉर जोन बनने वाली है, यानी कि घमासान युद्ध होने वाला है इस पूरे केज के अंदर। और इसीलिए शिबुशो को वो जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो यहाँ से समय रहते निकल जाओ और अपनी जान बचा लो। तो शिबुशो हासू से कहता है कि क्रैप, अगर चीजें ऐसी चलती रही तो सारी चीजें हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी, हमें बैम को बताना होगा। जहाँ पे वासु कहता है कून का क्या, और शिबुशो का तो कुछ ऐसा रिएक्शन था, और राइट मैं तो भूल गया था कून भी है यहाँ पे, हम उसे भी बताना होगा। वही दूसरी तरफ टीम कून, जहाँ पे रैक, वो इंटर्न और साथ ही में कून थे, जहाँ उन्हें इंटर्न के थ्रू पता लगता है कैसे पॉल और बाकी लोग डायनेम को अपने साथ ले गए। लेकिन इनकी बातचीत और डिस्कशन में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज निकल के आती है, जहाँ पे इंटर्न से पूछती है कि तुम उस सफेद बालों वाले लड़के को डैंगडेंग कह रहे थे ना, लेकिन वो लोग उसे डैंगडेंग नहीं बुला रहे थे बल्कि उसे द हार्ट कह के बुला रहे थे। जहाँ कून को भी इस ख्याल में कोई अंदाजा नहीं था कि बोला डैंगडेंग को वो लोग हृदय कह के क्यों बुला रहे हैं, यानी कि द हार्ट। जैसा कि इंटर्न ने बताया कि कैसे वो डैंगडेंग को ले जाते वक्त उसे हार्ट कह के बार बार रेफर कर रहे थे और कह रहे थे कि अपने बड़े भाई को जल्दी ही उस हिडन बॉटम से निकालने वाले हैं जहाँ पे केज का सेंटर है। और इंटर्न ये भी बताती कि कैसे पॉल ये कह रहा था कि अपने बड़े भाई को जल्दी ही जगाने वाला है। और इस साइड इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं जिया को एकदम से फ्रीक आउट करते हुए, जो कि कोनो कह रही थी कि प्लीज प्लीज मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बस यहाँ से निकलना चाहती हूँ कुछ भी करके। जहाँ कौन का जादू कुछ ऐसा था, मुझे क्या पता। लेकिन जिस तरह के इवेंट्स इस समय केज में हो रहे हैं, यहाँ से एस्केप करने की कोशिश काफी डेंजरस जरूर हो सकती है। और कून इसको ये कह के कि तुम अपने आप से चीजें फिगर आउट कर भी सकती हो, क्योंकि आखिरकार तुम भी तो एक रेगुलर हो जिसको हेड ऑन ने खुद चूज किया था, यानी टावर के स्टार्ट में क्लाइम करने के लिए हेड ऑन ही सब कुछ चूज करता है। जब कून इसी चीज को रेफर करा था, और ये कहने के साथ हम देखते हैं यहाँ पे कून और रैक वहां से भागते हुए कहते हुए कैसे एलिगेटर हमें यहाँ चल के सभी कोई चीजें बतानी होगी। जब रैक भी इस बात से एग्री तो करता ही है, लेकिन वो कून को डांटता भी और कहता है कि स्टॉप कॉलिंग मी एन एलिगेटर। वो इंटरनेट रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन रोक नहीं पाती। वही दूसरी हम देखते हैं टीम बैम को, यानी कि बैम और रैंकर जॉर्डन को, जहाँ पे बैम पूछता है क्या हमारा काम खत्म हो गया। जहाँ जॉर्डन कह रहा था कि मैंने अपने सुपीरियर्स को सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन हमारे जो सेकंड इन कमांड है यानी कि लॉर्ड गार्डो, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इससे पहले बैम डिसाइड कर पाता क्या करना चाहिए, उसे तुरंत पॉकेट पे यानी कि पॉकेट बॉल पे कॉल आता है कून का, जहाँ पे उसे बताता है कि कहीं बैम को कुछ हुआ तो नहीं। यहाँ बैम रिस्पॉन्स में उसे सारी सिचुएशन के बारे में अवेयर कराता है कि कैसे यहाँ पे छोटी सी लड़ाई हुई थी लेकिन वो लोग ठीक है।
वहीं पे कून बताता है कि ये भी इस साइड ठीक है, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी फाइट हुई थी, पर ये लोग थोड़ी ज्यादा परेशानी में पड़ गए थे कुछ देर पहले। और कून फाइल यहाँ पे रिवील करता है कि कैसे यामा का एक छोटा भाई जो कि अपने आप को लॉर्ड पॉल बता रहा है, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था और वो अपने साथ ही फैंग को और डैंग डैंग को दोनों को ले गया। और इतना ही नहीं, कून भी उनको नहीं रोक पाया क्योंकि सारी चीजें काफी सडनली हुई थी, लेकिन कून को यहाँ पे पता लग गया है कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। और इसी समय हम देखते कॉन्फ्रेंस पे शिविशो को भी आते हुए, जो कि इनकी बातें सुन रहा था, उन्हें कहता है कि सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे भी कुछ चीजें बतानी है क्योंकि वो भी कुछ से पहले चैंग और यहाँ पे ब्लेड से मिला था। जब कून इनके नाम को सुन के सोचता है कि बोले ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर कून और हमें याद हो तो हमने लास्ट टाइम इनको देखा था डार्क शो में जब वाइट इनका यूज करता है एज अ हॉस्टेज। कून ये सारी बात सुन के जा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसे इतना पूछते बोला ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या बताया। तब शिविशु कहता है ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे एक तख्ता पलट होने वाला है। जो सुन के तो जॉर्डन भी हिल गया था। वही शिविशु कहता है कि चैंग ने बताया कि जो उसके ऐसे कैन पीपल है जो कि केज के बाहर रहते आ रहे बहुत समय से, वो इस जगह को इन्वेड करने वाले हैं और यामा का जो यंगर ब्रदर है यानी कि लॉर्ड पॉल, वो उनके साथ है। जहाँ कून पॉल का नाम सुनता है तो कहता है कि मैं उससे अभी थोड़ी देर पहले मिला था। जहाँ पे बैम पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम भला अभी तक ठीक कैसे हो। वही पे कून कहता है पता नहीं, मैं बस बच गया किसी तरीके से। वहीं पे जॉर्डन साइड जो सुन के सुपर कंफ्यूज हो रहा था कि कहीं तो तख्ता पलट की बात चल रही है, कहीं पे लॉर्ड यामा के छोटे भाई के आने की बात। वही कून जो कि भाग रहा था लगातार उस जगह पर जाने के लिए, वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज श्योर है कि हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि जो मैड रॉको था वो भी इन सब चीजों में मिला हुआ है, यानी कि जो क्राका और बैम को इन लोगों को यहाँ पर लेकर आए डील करवाने के लिए। ये तो बैम के लिए भी सरप्राइजिंग था। वहीं भी कून कहता है कि उसने हमें काफी शुरू से ही सेटअप कर रखा था, यानी कि हमें जाल में फंसा रहा था शुरुआत से ही, और ये पूरा ट्रैप बिछाने में उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। वही कून अब कहता है कि हम काफी सीरियस ट्रबल के अंदर आ जाएंगे अगर यामा का जो ओल्डर ब्रदर है वो जाग गया, तो इसलिए हमें लॉर्ड पॉल को रोकना होगा। जब बैम अब जॉर्डन को समझाते हुए कहता है कि लगता है कि वो टाइम ठीक नहीं है जब हमें आपस में फाइट करनी चाहिए, जिस बात से जॉर्डन भी एग्री करता है सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए। और अगली पल हम देखते जॉर्डन को जो कि वहां से भागना शुरू कर देता है, कहते हुए कि यहाँ पे खड़े रह के और सोचने समझने से कुछ भी हल नहीं निकलने वाला, हमें जल्दी से जाके लॉर्ड यामा से बात करनी होगी। जब बैम भी उसे फॉलो करता है और कहता है गुड आइडिया। और इतना नहीं, बैम यहाँ पे जॉर्डन को एश्योरेंस भी देता है कि मुझे ये तो नहीं पता मैं तुम्हारी कितनी मदद कर पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा इस तख्ता पलट को रोकने में। जहाँ जॉर्डन से थैंक्स तो करता ही है, साथ में ये भी कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम काफी बड़ी मदद करने वाले हो इस चीज के अंदर। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक दूसरे रैंकर को फाइट करते हुए हाई प्रीस्ट के दूसरे अटेंडेंट से, जहाँ पे ये बंदा भी भारी पड़ रहा था थोड़ा सा। और केज का रैंकर यहाँ पे ये भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हाई प्रीस्ट का एक अटेंडेंट इतना कम पावरफुल होगा, मैं तो तुमसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। जब इस कैनिन पीपल को भी देखते हैं कहते हुए कि लगता है समय आ गया है चीजों को अलग लेवल पे लेके जाने का, क्योंकि शायद तुम एक मर्टी क्यों ना हो जो कि केज में इतने टाइम से बंद थे, लेकिन तुम फिर भी एक एलीट रैंकर तो हो ही। और यहाँ पे हम इस कैनिन पीपल के भी कानों को बाहर आते हुए देखते हैं, जहाँ पे रैंकर उसे नोटिस कर लेता और कहता है तुम्हारे कान भला ये ऐसे कैसे हो गए। और यहाँ पे इस रैंकर को भी अब पता लगता है फाइनली कि ये भी उन्हीं की तरह एक कैनिन पर्सन है, जहाँ उसे समझ में नहीं आता कि व्हाट द हेल चल क्या रहा है। इससे पहले कुछ समझ पाता है कर पाता। और हम देखते हैं लॉर्ड पॉल को यहाँ पर, जो कि इस रैंकर से पूछा था कि भला तुम्हारी रैंक क्या है, तुम कितने पावरफुल हो। और लॉर्ड पॉल को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी बाहर से, उसके अकॉर्डिंग इस केज के अंदर के जो लीडर्स है उनके अंदर भी अपनी एक रैंकिंग है। और पॉल यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकर को सबसे पहले हराना चाहता था। जहाँ एक कैनिन रैंकर ये सोच रहा था कि मतलब ये पर्सन कहाँ से आ गया, उसने तो आज से इसको पहले कभी देखा ही नहीं। वहीं पे लॉर्ड पॉल कह रहा था कि अगर तुम सिर्फ काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो ये चीज बताने में, तो तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली ये चीजें मैटर ही नहीं करती। जब हम पॉल की काफी खौफनाक साइड को देखते हैं, जब अपने अटैक को रेडी करते हुए कहता है कि चाहे कोई कितना ही स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों ना हो या चाहे कितना ही वीकेस्ट, यहाँ पे जितने भी है उन सभी को, हर एक आखिरी को भी मैं खत्म करने वाला हूँ अपने हाथों से। वही रैंकर को अंदर ही अंदर महसूस हो ही गया था इसकी प्रेजेंस से कि वो पावरफुल है। लेकिन जो पॉल ने एक चीज कही थी अभी, उसके रिस्पॉन्स में कहता है कि अगर तुम सभी की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो मुझे ये तो नहीं पता तुम कहाँ से आते हो, लेकिन तुम सीरियसली इस केज को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। और यहाँ पे अभी रैंकर भी अपने पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है, यानी कि स्टेज 2 को। और साथ ही ये भी कहता है पॉल को कि मैं बिल्कुल एम्बेरेस नहीं अपनी रैंक बताने में। और यहाँ पॉल को भी जानने को मिलता है कि ये बंदा 6th इन कमांड है, यानी कि 6 नंबर पे आता है पूरे केज में पावर लेवल पे।
जहाँ इसके स्टेज 2 का नाम था ब्राउन हैंड्स लाइक माउंटेन्स। और ट्रांसफॉर्मेशन तो ये भी काफी ओपी लगता है देखने में, क्योंकि काफी बैड जैसे हाथ हो जाते हैं इस बंदे के। जहाँ भी पॉल कहता है अगर ऐसा है और अगर तुम 16 कमांड हो तो मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आजकल क्या ये लोगों की साइज को देखकर रैंक करने लगे हैं क्या? जहाँ पॉल अपने पेट के ऊपर बैठे बैठे अटैक कर देता है, वहीं पे रैंकर गुस्से में काउंटर अटैक करते कहता है कि अभी भी हमें हमारी स्ट्रेंथ से ही जाना जाता है। वो इन दोनों के बीच में अटैक पे अटैक होने लगते हैं, जहाँ दोनों एक सेम टाइम पे चाहे डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही मूव्स चल रहे थे। जहाँ पे पॉल थोड़ा सा भारी पड़ता हो तो दिखता ही है, और ये रैंकर को समझ में आ जाता है कुछ ही सेकंड्स के अंदर कि भला कैसे हो सकता है, यानी कि पर्सन बिना कोई एफर्ट के मुझे इतने आराम से हरा रहा है। जहाँ अगले लेवल हम देखते हैं इस रैंकर को हवा में नीचे गिरते हुए। जहाँ पॉल का कहना था व्हाट अ वीकलिंग, वही बाकी लोगों का कहना था, यानी कि बाकी कैन पीपल जिसके साथ थे कि आप शायद कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो लॉर्ड पॉल, इसलिए आपको ऐसा लगता है। वही पे पॉल उन्होंने सोचा था, जो थोड़ा सा सैड भी दिखता है कि मैं तो सोच रहा था यहाँ पे मुझे एक अच्छी फाइट मिलेगी, लेकिन मैं अभी तक तो डिसअपॉइंट ही हुआ हूँ। और वही वो आसमान के अंदर कुछ शिप्स को भी नोटिस करता कहता है हाँ ये लोग आ ही गए, यानी कि मेरी क्रू। वही दूसरी तरफ गार्डो भी लगातार फाइट में था, जहाँ पे हम देखते कैंजन को कहते हुए कि भला तुम यामा को कैसे बीट कर सकते हो, इसे तुम्हें बिट्रे नहीं करना चाहिए हमारे लॉर्ड को। आखिरकार जो गार्डो था वो सबसे फेवरेट सर्वेंट था लॉर्ड यामा का आज तक का, और जितना क्लोज पर्सन जो यामा के है यानी उसका राइट हैंड, वही उसे ऐसे इस तरीके से धोखा देगा, उसके पीठ में खुरा झोंक देगा, भला कैसे हो सकता है। और हम कैंजन को उसके स्टेज 2 को यूज करते हुए देखते हैं, यानी कि उसके पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को, जो कि दिखने में तो काफी तगड़ा था। जिसका नाम था स्लैश टोरेंट। जहाँ गार्डो इसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन तभी कैंजन का ध्यान एक वॉरशिप पे पड़ता है। वही गार्डो भी इसे देखकर कहता है कि वो लोग आ गए, जैसा कि उसने कहा था। ना कार्जोन का रिएक्शन था क्या, किसने क्या कहा? कार्जोन से भी फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, क्योंकि एक तो गार्डो ने धोखा दे दिया, ऊपर से समझ नहीं आ रहा कि बोला गार्डो ने किसके साथ टीम अप कर लिया है। और यहाँ पे वो ये भी कहता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने ऊपर, जो तुमने लॉर्ड यामा ने जिनने हमें पावर दी है उनके साथ धोखा कर रहे हो। तो गार्डो इस बात को कहता है कि कौन सी पावर की बात कर रहे हो तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। लॉर्ड यामा इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी नहीं है, उन्हें तो कब से इस गद्दी से उतर जाना चाहिए था, क्योंकि वो इस केज के रियल किंग नहीं है। और वही ये कहने के साथ ही हम देखते हैं गार्डो के स्टेज 3 के पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसको नाम दिया गया था आयरन विल्ड ब्लैकफुट। कांजो सोच रहा था कि भला गार्डो ये सब कर ही क्यों रहा है, वो लॉर्ड यामा का सबसे फेवरेट है, लेकिन वही गार्डो से कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से कहा है जॉन, इसी रीजन से तुम मुझे हरा नहीं पाए, क्योंकि तुम कभी समझ ही नहीं पाए कि नंबर 2 बनने के लिए, या ऐसा कहे मुझे हराने के लिए, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक क्लियर गोल की जरूरत थी, और वो तुम्हारे पास कभी भी नहीं था, और इसलिए तुम आज तक नंबर 3 पर हो। जब कार्जन इस बात सुनने थोड़ा इरिटेट होता है और कहता है कट द क्रैप गार्डो, आखिर तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मेरे पास रीजन नहीं है स्ट्रॉन्ग होने का और तुम्हारे पास है, और क्या तुम अपने इस धोखे को रीजन देकर जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हो, और इसलिए तुमने लॉर्ड यामा के दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया केज को निपटाने के लिए। जहाँ गार्डो कहता है दैट्स राइट, यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग रहा और सेकंड इन कमांड में बना रहा इतने लंबे समय से। वही कैंजन काफी फ्यूरियस हो गया था। हम देखते हैं उसके थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को, जहाँ पे अगर कैंजन की माने तो वो कहता है कि लॉर्ड गार्डो को ऐसे कहीं भी यहाँ से बच के निकल के नहीं जाने देगा, जो चीज उसने किया उसके बाद तो। और उसके फैंग्स ऐसे कई पंजे जो काफी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्म हुए थे, हम उसके नाम को भी जान पाते हैं, यानी कि विंग्स ऑफ द स्काई स्प्लिटिंग रेड फैंग्स। इसका अपोनेंट यानी सेकंड इन कमांड गार्डो एक स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बार सही में मुझे हरा पाओगे? कार्जन को तो पूरा कॉन्फिडेंस था, जब कहता शट अप, ये काफी डिफरेंट है रैंकिंग बैटल से, जहाँ एक लीथल अटैक यानी कि ऑफेंसिव अटैक के साथ स्टार्ट करते हुए कहता है कि ये एक रियल फाइट है। वही गार्डो भी कोई रुकने वाला तो था नहीं। हम देखते हैं कि जब सेकंड इन कमांड और थर्ड इन कमांड यानी कि केज के सबसे 2 पावरफुल वॉरियर्स आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके वजह से उस चीज को सभी लोग नोटिस कर लेते हैं पूरे केज में। वही दूसरी तरफ कून और रैक के सामने एक वॉरशिप उन्हें दिखती है, जहाँ कून कहता है ये अच्छी चीज है कि किसी की शिप हमें मिल गई। वही अपना रैक तो कुछ कम नहीं था, वो कहता है कि तुम सारे टर्टल मुझे हमेशा से काफी हल्का लेते आए हो, यानी कि अंडरएस्टिमेट करते हो, लेकिन अब टाइम आ चुका है तुम्हारे जनरल रैक का, जिसका टाइम है शाइन करने का इस पूरे वर्ल्ड में। लेकिन तभी कून एकदम से रुक जाता है और आसमानी तरफ देखने लगता है। जब रैक को समझ में नहीं आता कि बोला ऐसा क्यों हुआ,
और जब वो भी ऊपर देखता है तो हम विटनेस करते हैं वॉरशिप्स को, जहाँ पे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी वॉरशिप्स थी। वहीं दूसरी तरफ बैम और जॉर्डन भी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं, जहाँ ये लोग सोच रहे थे कि भला वॉरशिप यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन बैम इसके अंदर सेंस करता है एक सीरियसली डेडली एनर्जी को, जो कि इसके अंदर से आ रही थी। वही कूल लेकिन इस चीज को समझ गया था कि आगे इसके अंदर से कौन आने वाले हैं, और हम देखते ही वही कैनियन पीपल है जो कि केज के बाहर से आए थे, जिसकी इन्फॉर्मेशन चिबिशो ने दी थी इन्हें। और हम इन पावरफुल रैंकर्स को देखते भी हैं जो कितने लंबे समय के इंतजार के बाद केज के अंदर आ पाए थे। वही जो बैटल नंबर 2 और नंबर 3 बीच में हो रही थी उसका रिजल्ट भी आ जाता है, यानी कि हम देखते हैं जमीन में पड़े हुए कांजन को, जो कि पूरी तरीके से खून में लथपथ था और उसे छोड़कर वैसे ही। और इतना नहीं, कांजन को अभी वापस से सारे फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे लॉर्ड गार्डो हर बार उससे जीत जाता था रैंकिंग बैटल के अंदर, और सारे लोग उसे चीयर करते थे गार्डो गार्डो कह के चिल्लाकर कि लॉर्ड गार्डो कैसे बेस्ट है, और सभी लोग उस पर रिलाई करते हैं। और केज के सारे डॉग्स और मर्ड्स उन्हें बहुत चाहते थे, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि हमेशा के लिए गार्डो ही सेकंड इन कमांड रहे और उन सब का प्रोटेक्शन करते रहे। जहाँ प्रेजेंट में भी फाइनली कांजन हार ही गया गार्डो से, लेकिन गार्डो किसी प्रोटेक्शन नहीं करने वाला। और इसी पॉइंट पे चैप्टर भी यहीं पे ओवर हो जाता है, और केस की इसी 13 कमांड यानी कि लॉर्ड कांजन की इसी बुरी डिफीट के साथ, जहाँ पे वो यामा से तो लॉयल था लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, उसको हारते हुए देखकर हम आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। जब टाइम के साथ चीजें काफी क्रेजी होती जा रही है, हम काफी सारे स्लेयर को एक साथ ही देख रहे हैं। वहीं भी लॉर्ड गार्डो जो कि एक पावरफुल रैंकर है, जैसे कि सेकंड इन कमांड है, वो भी अब दुश्मनों से मिल गया है। और वही अपना जो यामा है वो तो सोने में लगा हुआ है मस्त। और केज के अंदर होने वाला है तख्ता पलट, जहाँ पे उसके सारे एनिमी अलग अलग कोनों से आ रहे हैं यहाँ पर इन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आखिर हमें जो कैनियन टूथ फेस्टिवल की जो कहानी सुनाई गई थी, यानी कि उस फैंग को चुराने की सेरेमनी जिसमें बैम और बाकी लोग पार्टिसिपेट करने वाले थे, कि कैसे एक टाइम पे लॉर्ड यामा ने एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को हराया था, तो क्या इन सब बातों में कोई सच्चाई नहीं है? और आखिर जब सभी लोग को ये पता है कि लॉर्ड यामा के यंगर ब्रदर और दूसरा ओल्डर ब्रदर भी मारे जा चुके थे इसी बैटल में, और सारे कैनियन पीपल भी, तो यहाँ पे लोग कहाँ से आ रहे हैं? आखिर इन सब के पीछे क्या मिस्ट्री है? तो इन सब जो के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले टाइम पर। साथ ही कमेंट करके हमें और भी बताएं कि कौन सी जगह आपको वीडियो देखनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।